प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 5। तो ये जो हमारा पाठ 5 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, अब ये राज्य सरकार क्या होती है? तो देखो, आप लोगों को तो इतना तो पता होगा कि हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, संघ राज्य वाली व्यवस्था है। अब ये संघ राज्य का मतलब क्या है? देखो, संघ राज्य वाली व्यवस्था हमारे देश में है। ठीक है, हमारे संविधान ने इसी को स्वीकार किया है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शासन है ना, वो दो स्तर पे काम करता है। एक तो हो गया आपका राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे कौन होता है शासन चलाने के लिए? बोलना जरा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है। और दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरे स्तर पे कौन होती है? दूसरे राज्य स्तर पे अगर आप देखोगे ना, राज्य स्तर पे, तो वो होती है हमारी राज्य सरकारें, जो क्या करती हैं? राज्य का कार्यभार देखती हैं, उसको संभालती हैं। तो ये होता है संघ राज्य का मतलब। ठीक है, तो ये जो हमारा देखो, ये राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र सरकार होती है, इसमें संसद आता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका के भी बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात आती है ये राज्य स्तर पे राज्य सरकार की, जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब मेरे साथ और शुरू करते हैं हम हमारी पढ़ाई। ठीक है, चलो। तो देखो, यहाँ पर ना सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर जो इसकी पृष्ठभूमि है ना, इसको हम समझेंगे। पृष्ठभूमि मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से यह अस्तित्व में आया, यानी क्यों जरूरत पड़ी। आप सोचो ना कि हमारे पास ये अच्छा खासा ये वाली सरकार थी भैया, ये केंद्र सरकार थी जो पूरे देश को देख रही थी, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे हुआ ये सब कुछ, ये जरा हम समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि जो भारत है ना, कोई इतना सा एक गांव के बराबर तो देश है नहीं, है ना। इतना बड़ा देश है और उसमें भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा। आप सोचो कि एक व्यक्ति बस दिल्ली में बैठ करके पूरे देश का शासन चलाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो ही जाएगा। इसीलिए क्या किया गया है, ये जो राज्य स्तर पे राज्य सरकारों की निर्मित की गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनो। जैसे कि ये जो राज्य है ना, उनको कैसे बनाया गया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पर ये राज्यों का डिवीजन किया गया है। जैसे हम भारत के नक्शे में देखते हैं ना कि कोई राज्य ऐसे, अरे देखते हैं ना, भारत का नक्शा आप उठा करके देखिएगा कि मैप में कोई इधर गया, कोई इधर गया, ऐसे करके, ऐसे वो टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अगर डिवाइड ही करना था भैया, ऐसे करके बांट दिए होते, है ना, कैसे भी करके बांट दिए होते, थोड़ा अच्छे से शेप में बांट दिए होते, ट्रायंगल में या फिर क्वाड्रिलेटरल में। लेकिन ऐसे ऐसे क्यों संरचना दिखाई देती है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो राज्य है ना, उनका विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो भाषा के आधार पर किया गया है। हमेशा याद रखना, यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनको एक स्टेट बना दिया। जैसे गुजराती भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको अपना एक स्टेट दे दिया, जितने भी एरिया में वो थे, तो वो गुजरात हो गया। और राजस्थानी बोलने वाले जो लोग थे उनको राजस्थान का दे दिया। भोजपुरी बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश और बिहार, उनको दे दिया। ठीक है, बिहार में ज्यादातर करके मैथिली बोली जाती है, तो वो लोगों को दे दिया अपना राष्ट्र। और महाराष्ट्र का देखो, यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, तो मराठी बोलने वाले लोगों को अपना एक मतलब इसको डिवाइड कर दिया महाराष्ट्र में। देख रहे हो आप सभी लोग। तो हमारे देश में जो राज्य बने हैं ना, वो किसके आधार पे बने हैं? तो भाषाई आधार पे बनाए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत के सभी जो घटक राज्य हैं, यानी सारे के सारे जो राज्य हैं, सबकी शासन व्यवस्था अगर देखा जाए राजनीतिक तरीके से तो सेम ही होती है। यानी कि मान लीजिए महाराष्ट्र है और ये आपका राजस्थान है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से इलेक्शन होंगे वैसे ही यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर जो सभा होगी वही यहाँ पर भी होगी। जैसे विधानसभा इसमें है तो विधानसभा यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो दोनों का सिस्टम क्या रहता है? सेम टू सेम रहता है। बस यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है ना, ये आपका एक एक्सेप्शन के तौर पे, तो इसको छोड़ करके बाकी सबका सिस्टम सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपने किसी एक राज्य के बारे में प्रॉपरली समझ लिया तो दूसरा तीसरा आपको सारे के सारे समझ जाएंगे, क्योंकि सबका सिस्टम सेम होता है। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र को मान करके समझेंगे, महाराष्ट्र को कंसिडर करेंगे इसको संदर्भ में, इसी के संदर्भ में सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब चले हम लोग आगे। आइए हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। राज्य सरकार का विधिमंडल, अब ये क्या है? अभी तक हम विधानमंडल सुन रहे थे, संसद सुन रहे थे, ये विधिमंडल कहाँ से आ गया? तो सुनो बच्चों ध्यान से। जैसे केंद्र लेवल पे क्या होता है? विधानमंडल यानी कि संसद होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर क्या होता है? आपका विधिमंडल होता है। देखो, विधानमंडल विधिमंडल कंफ्यूज में मत रहना, ये है आपका विधिमंडल, विधि। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपका विधिमंडल होता है। अब विधिमंडल में क्या क्या आते हैं मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक और बात समझिएगा, जैसे विधिमंडल में ना किसका किसका समावेश होता है, ध्यान से सुनो। इसमें दो सदन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संसद है उसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरे हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक उसी प्रकार से जो आपका बातों पे गौर करना, ठीक है, इधर उधर मत देखना, ये कहीं लिखा नहीं है जो अभी बोलने वाली हूँ, सुनो।
जो हमारा विधिमंडल होता है ना, अब इसमें भी 3 लोग आएंगे। 2 हमारे सदन आ जाते हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। क्या बोला मैंने? विधानसभा और विधान परिषद। और तीसरे आते हैं राज्यपाल। जैसे उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे, इसमें क्या होते हैं? राज्यपाल। अब देखो यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधिमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। यानी देखो, विधानसभा और राज्यपाल ये तो फिक्स है, ये तो हर एक स्टेट में आपको देखने मिलेंगे ही। लेकिन ये जो विधान परिषद है ना, जिसका कंपैरिजन आप राज्यसभा से कर सकते हो, ओके, वो बस आपको 7 राज्यों में ही देखने के लिए मिलेंगे, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया प्यारे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ महाराष्ट्र का विधिमंडल। तो महाराष्ट्र में देखो, यहाँ पे लिखा था, मैं आपको बताऊं, अगर देखो, केवल 7 राज्यों का विधिमंडल 2 सदनों का है। यानी केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधिमंडल में 2 सदन है, वरना एक ही सदन होता है, एक राज्यपाल जी होते हैं बस, ठीक है। तो महाराष्ट्र का भी उसमें समावेश है। आप देखो, महाराष्ट्र में दोनों भी है, विधिमंडल, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, राज्यपाल तो रहेंगे ही। तो विधिमंडल के सदस्यों को विधानसभा सदस्य कहा जाता है। यानी जो विधिमंडल के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो विधानसभा सदस्य कहते हैं, और क्या कहेंगे। चलो, महाराष्ट्र का जो विधिमंडल है ये हम समझते हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो, विधान भवन मुंबई, देख रहे हो। चलो, तो विधानसभा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हम जरा समझते हुए चलते हैं। देखो, विधानसभा का ना आप केंद्र में जो लोकसभा है ना, उससे कंपेयर करके समझ सकते हो, ठीक है। जैसे केंद्र में हमारी लोकसभा होती है, उसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, समझिएगा। विधानसभा में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। कैसे होता है? देखो, महाराष्ट्र विधिमंडल का प्रथम सदन क्या है? प्रथम सदन है आप लोगों का विधानसभा। और उसकी सदस्य संख्या कितनी है? अब लो भैया, दिया ही नहीं यहाँ पर। अब नहीं दिया तो क्या करें, लाओ हम देख लेते हैं, है ना। काट दिया है वहां से, कोई बात नहीं। कितना है, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे हाँ 288। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? 288 आ जाएगा, 288। ओके, तो जो हमारे महाराष्ट्र का क्या है, विधिमंडल का प्रथम सदन विधानसभा है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है? 288 है। एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल इस समाज के एक प्रतिनिधि को क्या कर सकते हैं? विधानसभा पर नियुक्त कर सकते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा था कि एंग्लो इंडियन का ये नहीं था, केंद्र में जब हम बात कर रहे थे लोकसभा में सदस्यों की, तो उसमें हमने देखा था ना कि राष्ट्रपति जी एक सदस्य को खुद ही मनोनीत कर सकते हैं। आप समझिएगा, ऐसा ही एंग्लो इंडियन को पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो ना होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे राज्यपाल जी है ना, वो खुद ही इनको बुला लेते हैं, एक प्रतिनिधि को वो नियुक्त करते हैं, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति है, जो एससी कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए तो सीटें आरक्षित की ही जाती है, हर क्षेत्र में आरक्षित की जाती है, आप जानते ही हो, है ना। इसमें भी आरक्षित है। इसके अलावा जब नौकरी का टाइम आता है, उसमें भी अगर किसी कॉलेज में, बहुत बड़े कॉलेज में, किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो वहां पर भी इनको छूट दी जाती है। मतलब बहुत सारी छूट इनको दी जाती है, तो आप समझ सकते हो। चुनाव के लिए पूर्ण महाराष्ट्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। यानी जब चुनाव करवाना हो ना, तो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और क्या है कि सुनो, जैसे हमने लोकसभा में देखा था कि वहां पे 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसी कंडीशन बनी कि सरकार गिर गई, अब ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? वापस से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो बीच में भी वो भंग हो सकती है ना, 5 वर्ष से पूर्व, तो फिर बीच में इलेक्शन करवाना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पर भी है कि 5 वर्ष का तो कार्यकाल होता है, सब कुछ ठीक रहा तो 5 वर्ष सरकार चलेगी, मस्त काम करेगी। लेकिन भैया सुन लो कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आन पड़ी कि बीच में सरकार गिर गई या फिर कुछ हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है कि वो विधानसभा तो भैया सब खत्म हो जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से चुनाव होंगे और फिर चुनाव हो करके वापस से वो चुने जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जो सदस्यों की आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो जिसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हुई है और वो भारत का नागरिक है और जिसका महाराष्ट्र में निवास है, वो यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे लोकसभा में भी हमने देखा था ना, 25 वर्ष आयु भारत का नागरिक हो वो लोकसभा में चुनाव लड़ सकता है।
सेम चीज यहाँ पर भी, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो भैया भारत की नागरिक और महाराष्ट्र में निवास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपकी आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तो फिर आप विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चलो विधानसभा समझ में आ गया। अब विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, अब विधानसभा में भी चर्चाएं अगर होंगी तो वहां पे भी कोई तो अध्यक्ष रहना चाहिए, मेन लीडर, जो सबको शांत कराएगा। अच्छा आप बोलिए, आप शांत हो जाइए, बहुत देर से बोल रहे हो, आप शांत हो जाओ, ठीक है, ऐसे वाला तो रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कैसे चुने जाते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है ना। चुनाव के बाद जो नई विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, वो अपने में से ही क्या करते हैं, अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने में से ही चुन लेंगे, अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ये सारी चीजें। फिर अध्यक्ष को सदन की क्या करनी पड़ती है, जो कार्यवाही हो रही है उसको उसकी मतलब वो डिसिप्लिन तरीके से हो, अनुशासन में होकर के हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है ना। इसके लिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने तक के कार्य करने पड़ते हैं। यानी जो भी मनमाना व्यवहार कर रहा है, यानी जिसका व्यवहार सही ढंग से नहीं है, उसको वो निलंबित भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, जैसे स्कूल में कोई बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल साहब क्या कर देते, सस्पेंड कर देते ना। कोई टीचर के पास ये अथॉरिटी है क्या सस्पेंड करने की, नहीं, प्रिंसिपल के पास वो अथॉरिटी है। तो आप समझिएगा, अगर वो ठीक से काम ना कर रहा, मतलब ठीक से काम करने का ठीक है, लेकिन अनुचित व्यवहार कर रहा है, कुछ भी सदन में खड़े होकर बोले जा रहा है, ठीक है, तो उसको निलंबित करने का भी अधिकार इनके पास होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सारे कार्य कौन देखेंगे, वही उनके छोटे भैया, छोटे भाई, एक्चुअली में छोटे भाई नहीं होते, आप ऐसे मत समझना, उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अच्छा और बताओ और क्या है, और ये है कि महाराष्ट्र विधिमंडल के वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं। तो देखो वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं, 3, याद रखना। बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में, और शीतकालीन सत्र कहाँ पर होता है, नागपुर में होता है। तो याद कर लो, जो बजट से रिलेटेड सत्र है ना, मानसून सत्र, बजट से रिलेटेड सत्र और जो मानसून सत्र है वो मुंबई में होता है, याद रखना। और जो शीतकालीन सत्र है वो नागपुर में होता है। आप बोलेंगे ये सत्र क्या है, तो बैठक बुलाएंगे, लोगों से चर्चाएं करेंगे, ये होता है सत्र। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया। विधानसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके अध्यक्ष भी देख लिए। अब जरा विधान परिषद की बात कर ली जाए, जो हमारे महाराष्ट्र में है। तो आइए समझते हैं विधान परिषद के बारे में। तो महाराष्ट्र विधिमंडल का यह दूसरा सदन है, वो तो प्रथम था, ये दूसरा सदन है। जैसे केंद्र के लेवल पे राज्यसभा होती है, आप समझिएगा, वैसे ही विधान परिषद होता है, ये हमारा राज्य के स्तर पर। इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जैसे हमारे राज्यसभा में चुनाव हो रहा था अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे ही इसमें चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा और बताओ आगे का, और ये है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने गायब कर दिया, आइए मैं आपको बताती हूँ कितनी है इनके सदस्यों की संख्या। 78 है, यानी कि 78। आओ, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो जो विधान परिषद है ना, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 78 है ना। इसमें जो राज्यपाल है, जैसे हमने देखा था ना कि ये 78 है, देख लेना। जैसे हमने देखा था राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है, जो भी कला विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी 12 लोगों को नियुक्त करते थे। तो यहाँ पर भी जो राज्यपाल है ना, वो क्या करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में जो बहुत ही ज्ञाता व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो अन्य प्रतिनिधि है वो कैसे चुने जाते हैं, तो विधानसभा और स्थानीय शासन संस्था। देखो कैसे चुने जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो पहली बात तो ये हो गई। अब ये 78 सदस्य हैं, समझना बहुत ध्यान से, है ना, ऐसे आप पढ़ते जाओगे कुछ नहीं समझेगा। सुनो मैं आपको क्या बता रही हूँ, 78 सदस्य हैं। तो पहली बात तो क्या होगा, जो राज्यपाल जी है, कुछ लोगों की नियुक्ति वो ऐसे कर देंगे, देखेंगे कला में कौन आगे है उसको नियुक्त कर दिया, वो चले जाएंगे विधान परिषद में। और दूसरी चीज, और जो बाकी के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो ऐसे की जाएगी। कैसे, देखिए, जो प्रतिनिधि रहेंे विधानसभा और स्थानीय शासन संस्था द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा और जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज होती है ना, सरपंच वगैरह, हम लोगों ने ये 6 चैप्टर में पढ़ा था, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सब कुछ, तो वहां से चुने जाएंगे। और दूसरा, ये पहले ये लोग हो गए, मतलब यहाँ पे ना पूरा रेशियो होता है कि 1/3 लोग ये चुनेंगे, 2/6, 1/6 ये लोग चुनेंगे, ऐसा रहता है। लेकिन आपको ये सब पढ़ना नहीं है, वरना मैं आपको बता देती, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में होता है कि राज्यपाल जी कितने सदस्य चुनेंगे, फिर ये जो लोग हैं विधानसभा और स्थानीय संस्था वाले वो कितने चुनेंगे, फिर ये जो शिक्षक है वो कितने चुनेंगे, समझ आ रहा है। तो पूरा एक वहां पे रेशियो होता है, पूरा नंबरिंग दी हुई होती है। लेकिन अब यहाँ पे आपको उतना सारा डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। बस समझो कि कुछ सदस्यों की
नियुक्ति ये लोग विधानसभा और स्थानीय शासन संस्थाएं करती हैं। और कुछ लोगों को तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, यानी जो शिक्षक होते हैं ना, जो हम देखते हैं ना सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं, और उनके पास भी स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो चुन सकते हैं, तो वो चुनते हैं। और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। स्नातक मतलब क्या हुआ, स्नातक यानी जो डिग्री हासिल किया हो, ग्रेजुएट, ठीक है, तो वो लोग चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो पूरा रेशियो तो आपको देखना नहीं है, वरना मैं आपको बता देती, पर रहने दो अभी, ठीक है। अभी तो पढ़ना नहीं है, तो जितना पढ़ना है बस उतना ही सीखोगे ना, इससे आगे कहाँ जाओगे। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो विधान परिषद है ना, जैसे राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती, वैसे ही विधान परिषद भी कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये पूर्णतः विसर्जित नहीं होती है। इसमें जो निर्धारित सदस्य है ना, वो हर 2 साल के बाद क्या होते हैं भैया, रिटायर होते हैं। लेकिन ऐसे ही रिटायर नहीं होते जैसे राज्यसभा में सिस्टम था कि 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया भैया, अब तुम निकलो। लेकिन ऐसे नहीं, 1/3 सदस्य ही रिटायर होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि हर 2 साल बाद अवकाश प्राप्त करते हैं और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव पद भरे जाते हैं। विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण। अच्छा, यहाँ पे तो आप देखो, यहाँ पे नंबरिंग भी आपको नहीं बताई गई है, तो कोई बात नहीं, हम नंबर नहीं देखेंगे। जैसे राज्यसभा में हमने देखा था कि 6 साल का कार्यकाल पूर्ण किए हुए लोग निकल जाते हैं 1/3, और फिर उनकी जगह पे वापस से चुनाव हो जाते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम होता है कि हर 2 साल में क्या होता है कि कुछ लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग फिर से चुनाव होकर के वो वापस से अपने पदों पर आ जाते हैं, यानी सदस्य बन जाते हैं। विधान परिषद की जो कार्यवाही है वो विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है, ठीक है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होते हैं वो उनका दायित्व है इसका निर्वहन करना, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल। जैसे केंद्र में होता था ना कार्यकारी मंडल, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल शामिल होते थे, सेम चीज राज्य स्तर पर भी होती है कि इसमें भी कार्यकारी मंडल होता है, जिसमें मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल है वो यहाँ पे शामिल होते हैं। तो चलिए जरा हम इनके बारे में भी समझ लें। तो देखिएगा, महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में कौन कौन होता है। जैसे केंद्र में होता था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। इसमें देखिएगा, इसमें राज्यपाल जी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और फिर इनका मंत्रिमंडल, इसका समावेश होता है। तो चलिए हम तीनों के बारे में जरा पढ़ लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं राज्यपाल साहब की। तो देखिएगा, जैसे कि हमने देखा था कि केंद्रीय स्तर पर कौन होते थे भैया, राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से घटक राज्य के स्तर पर कौन होते हैं, राज्यपाल जी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति बस नामधारी के प्रमुख होते थे, लेकिन पूरा डिसीजन कौन लेता था, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, ये बस नाम मात्र के होते हैं, है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और जब क्या होता है, जब तक उनकी इच्छा है, सुनो, जब तक इनकी इच्छा है ना राज्यपाल साहब की, वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, इनको कोई नहीं हटाएगा। ओके, राज्यपाल को भी कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इनको भी कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति जी को प्राप्त है वैसे इनको भी कुछ प्राप्त है। जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वो कानून बन ही नहीं सकता, ठीक है, याद रखना। जैसे हमने संसद में मतलब लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा से भी हुआ, लेकिन जब तक हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर मान लीजिए विधानसभा से कोई बिल पास हो गया और विधान परिषद से भी हो गया, लेकिन अगर राज्यपाल उस पर सहमति नहीं दे रहे, हस्ताक्षर नहीं कर रहे, तो वो कानून कभी भी नहीं बन पाएगा, याद रखना, ठीक है। विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार किसका होता है, राज्यपाल का ही होता है। अगर मान लीजिए विधिमंडल का सत्र बुलाना है, ठीक है, सबको साथ में लेकर के कुछ चर्चा कर रही है, तो वो इन्हीं के पास अधिकार होता है। और जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता है, सुनो, जैसे ऐसे केंद्र के लेवल पे भी होता है कि कभी मान लीजिए कि कभी ऐसी स्थिति है जिसमें सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अब उस टाइम पे कौन कानून बनाए, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो संसद से पास करवाना ही पड़ता है। लेकिन कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई, किसी कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश ला करके ये काम कर सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है, वैसे तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन सुन लो, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है, वैसे राज्यपाल के भी पास है कि जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता है, मान लीजिए वो सत्र अभी चल ही नहीं रहा, लेकिन कानून बनाने की मतलब बहुत आवश्यकता है, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तो ऐसे कंडीशन में जो राज्यपाल जी हैं वो अध्यादेश निकालते हैं और फिर वो कानून बना देते हैं, अध्यादेश ला करके, उसको अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। और लेकिन फिर भी उसको क्या करना होता है, जो दूसरे हमारे सदन है ना, वहां से फिर उसको बाद में पास करवाना ही है, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। मतलब अचानक से तो कोई निर्णय ले लिया, लेकिन फिर बाद में आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में जाना ही पड़ेगा। चलो, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ये हम जरा समझ लेते हैं। तो आइए,
मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है ना, जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा उस दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों में से क्या करते हैं, मंत्रिमंडल बना देते हैं, है ना, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दिया। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी क्या होते हैं, कार्यकारी प्रमुख होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कार्यकारी प्रमुख है, सारे मंत्रिमंडल के बारे में सारी जानकारी रख रहे, वैसे जो मुख्यमंत्री साहब है ये भी रखते हैं। और राज्य का जो पूर्ण शासन है वो राज्यपाल के नाम से चलता है। जैसे केंद्र में देखे थे ना हम लोग कि जो पूरा शासन है वो राष्ट्रपति जी के नाम से चल रहा था, लेकिन भैया मेन कौन काम कर रहा था, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। इसमें भी वही है कि शासन तो चल रहा है राज्यपाल के नाम से, लेकिन मेन कौन है इसमें, मेन लीडर इज कौन है, मुख्यमंत्री। और जो उनके मंत्रिमंडल है वो प्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री के कार्यों की। मुख्यमंत्री के कार्य कौन कौन से हैं ये जरा हम समझते हैं। तो पहला बात ये है कि मंत्रिमंडल की निर्मित करनी है। मंत्रिमंडल यानी अपने मंत्री को भी तो चुनना है ना। तो देखो अब ये बन गए मुख्यमंत्री, है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। और देखो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं सत्ता गलत हाथों में न चली जाए, और ये भी ध्यान रखना है कि सभी लोगों को शामिल करना है। ठीक है, सभी जाति वर्ग के लोगों को। अब ऐसा नहीं कि बस जो उच्च जाति के हैं उनको ही मंत्री बनाए जा रहे, बाकी सब पिछड़े वालों को छोड़ दिया, ये भी नहीं करना है, वरना उन लोगों में असंतोष की भावना आएगी। वो तो यही सोचेंगे ना कि ये तो भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। अब सुनो ना, मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन गई, ठीक है, मुख्यमंत्री साहब तो बन गए, अब ये मंत्रिमंडल का निर्माण कर रहे हैं, तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गठबंधन जानते हो ना कि दो या फिर उससे अधिक जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर के जब सरकार बनाती है तो गठबंधन होता है। तो गठबंधन की सरकार बन गई, है ना, तो अब जो मुख्यमंत्री साहब हैं जब अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे तो उनको सोचना पड़ेगा ना, अच्छा अगर मैं अपनी पार्टी से ये मंत्री बना रहा हूँ तो उस पार्टी से भी बनाना चाहिए, वरना उस पार्टी के लोग तो नाराज हो जाएंगे। फिर अपना बहुमत निकाल लिया तो, है ना, फिर नाराज होकर के ये भी तो कह सकते हैं कि हमें आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करना, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत, इसमें क्या है, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकारिक प्रातिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों विविध सामाजिक घटकों और जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि का समावेश करना पड़ता है। ठीक है, सभी का समावेश करना पड़ता है ना। फिर स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल क्या होता है कि गठबंधन की सरकार बनाते हैं, और ऐसे समय में भैया और बड़ी चुनौती कि उसके नेता को भी हमें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, नहीं तो रूठ जाएंगे बेचारे। तो मंत्रिमंडल को सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है। अब ये नहीं कि ये बन गए मुख्यमंत्री तो बस अपने लोगों को ही चुने जा रहे, हमने तो चुने नहीं रहे, हमने भी तो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेल्प की है, तो हमारे में से भी चुनो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये है इनके मंत्रिमंडल की निर्मित करेंगे। फिर उसके बाद विभाग का वितरण करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी उनके विभागों को देते थे कि ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये भी देंगे ना मंत्रिमंडल बनाने के बाद। अब विभागों का ये वितरण करते हैं मुख्यमंत्री साहब, और विभागों का वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोक भावना को समझने की शक्ति, नेतृत्व आदि बातों पर सोचना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके किसी को कोई मिनिस्ट्री नहीं दे सकते ना, सोचना तो पड़ेगा कि इस व्यक्ति को जो मैं मिनिस्टर बना रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट का हेड बना रहा हूँ, ये उस काम के लायक है कि नहीं, कर सकता है कि नहीं। तो ये सारी भी चीजें सोचनी होती है, क्योंकि मैंने बोला ना अगर सत्ता गलत हाथों में जाएगी तो उसका दुरुपयोग होगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है सोच समझ करके किसी को भी डिपार्टमेंट्स देना। अब विभागों में समन्वय, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री साहब विभागों का वितरण कर दिया तो अब काम खत्म नहीं हुआ, अब उनको देखभाल करना पड़ेगा ना कि सारे लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बात भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी। इनके बीच में परस्पर समन्वय की भावना है कि नहीं, तो जैसे उनको देखना पड़ता है वैसे इनको भी देखना पड़ता है। तो वही विभागों में समन्वय, है ना। तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, मुख्यमंत्री साहब या फिर उनके मंत्रिमंडल ने कुछ गड़बड़ किया, तो उनको जवाब देना पड़ेगा विधानसभा में। जैसे लोकसभा में सवाल जवाब होते थे, वैसे इसमें भी होंगे, पूछे जाएंगे ना आपके मंत्री ने ये किया तो भैया आप सब लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो बहुत जरूरी होता है सारी चीजों का ध्यान रखना। अलग अलग विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मुख्यमंत्री को अलग अलग विभागों के विवाद
दूर करके सभी विभाग को एक ही दिशा में कार्य करते हैं और उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर राज्य का नेतृत्व करना, भैया ये तो सबसे मेन काम है ना। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री साहब है, इनको एक राज्य दिया गया ना, तो अब उसका नेतृत्व करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, है ना। मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार नई नीतियां बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। सोचेंगे ना हमारे अभी स्टेट में किसकी आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सारी चीजों को सोच करके वो नीतियां बनाते हैं। राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर हमारी समस्याएं सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। बिल्कुल सही बात है। हम जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री। अगर राज्य में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम ना मुख्यमंत्री की तरफ ही देखते हैं ना, कि मुख्यमंत्री जी अच्छा हमारे एरिया, हमारे इस राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं, यानी अब हमारा सिस्टम सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रशासन अच्छे से काम करेगा। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम मेन लीडर की तरफ ही देखते हैं, तो सही बात है भाई। फिर राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उस पर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं तब जनता को बड़ी राहत मिलती है। यानी जब वो कहेंगे कि आप लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना, ओके, तो हमें कितनी राहत मिलती है कि हाँ हमारा मेन लीडर अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके व्यक्ति को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता गलत हाथों में गई तो पूरा सब कुछ सिस्टम खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझ करके अपने इस वोट का, जो आपको वोटिंग राइट दिया गया ना, उसका उपयोग करें। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है, बिल्कुल सही बात है ना। शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे आगे है, बिल्कुल ये बात भी सही है। आतंकवादी गतिविधियां और कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन, यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। यानी सब कुछ तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे शिक्षा, व्यवसाय सब कुछ बहुत विकसित है, लेकिन आए दिन होता रहता ना, अब तो कुछ नहीं होता। पहले बहुत बॉम्ब ब्लास्ट देखते थे ना, मतलब जो आतंकवादी होते थे वो बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे करते थे, मुंबई के साइड में ही ज्यादा करते थे, महाराष्ट्र के एरिया में। बट अभी कुछ सालों से क्या है, ये सब कुछ बंद हो गया, चाहे वो ये आतंकवादी गतिविधियां हो या फिर ये नक्सलवाद हो। तो अब ज्यादा कुछ चुनौती है नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत है ना। तो हमारे फोर्स लगे हुए हैं भाई, आओ तुम। आतंकवादी पकड़े जाते हैं ना, वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले रहते हैं, लेकिन पहले ही पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि अब जो हमारे प्रशासन के लोग हैं ना, एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तुम आओ, हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे, है ना। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट करने की। ठीक, तो आप ये देख सकते हो राज्य सरकार भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इसमें 3 होते हैं विधिमंडल में। ठीक है, और हर राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, बाकी विधानसभा और राज्यपाल तो हर राज्य में आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे हमारा अगला लेसन, जो क्या होगा, नौकरशाही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।